यह एडिटोरियल 10 जुलाई 2022 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित द्रविड़ नाडु वंस ए बिलीफ नाउ पार्टी टूल लेख पर आधारित है। इसमें द्रविड़ नाडु की मांग और संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है। द्रविड़ नाडु को एक राजनीतिक विचार के रूप में मूल रूप से पेरियार ईवी रामासामी नायकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदी की अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की योजना की प्रतिक्रिया में वर्ष 1938 में तमिलों के लिए तमिलनाडु का नारा दिया था। आरंभ में द्रविड़ नाडु की मांग तमिलभाषी क्षेत्र तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसे उन राज्यों वर्तमान समय के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक तक विस्तृत किया गया जहां बहुसंख्यक आबादी द्रविड़ भाषाएं तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ बोलती थी। प्रस्तावित संप्रभु राज्य के लिए साउथ इंडिया डेक्कन फेडरेशन और दक्षिणापथ जैसे अन्य नाम भी प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न समयावधियों में द्रविड़ नाडु की मांग की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। कभी इसका अभिप्राय केंद्र द्वारा राज्यों को शक्तियों का अधिकाधिक हस्तांतरण रहा है, तो कई अन्य अवसरों पर इसका आशय पूर्ण संप्रभुता और पूर्ण अलगाव यानी अलग देश रहा है। द्रविड़ नाडु की पृष्ठभूमि। स्वतंत्रता से पहले द्रविड़ नाडु की अवधारणा का मूल तमिलनाडु में चले ब्राह्मणवाद विरोधी आंदोलन में था, जहां सामाजिक समता और वृहत शक्ति एवं नियंत्रण की आरंभिक मांगें की गई थीं। समय के साथ इसमें एक अलगावादी आंदोलन भी शामिल हो गया, जिसमें तमिल लोगों के लिए एक अलग संप्रभु राज्य की मांग की गई। वर्ष 1921 में जस्टिस पार्टी इस आंदोलन का समर्थन करने वाली प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी। उस समय मद्रास सरकार में ब्राह्मणों की उपस्थिति राज्य में उनकी आबादी की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक थी। वर्ष 1925 में पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। उन्होंने तमिल राष्ट्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर बल दिया। वर्ष 1938 में जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन एक साथ आ गए, जो पार्टी और आंदोलन के विलय का प्रतिनिधित्व करते थे। वर्ष 1944 में इसके नए संगठन का नाम द्रविड़ कड़गम द्रविडार कजागम रखा गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसने भाषाई राज्यों का निर्माण किया, ने इस मांग को दुर्बल कर दिया। 1980 के दशक में तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी नामक एक छोटे आतंकवादी संगठन ने द्रविड़ नाडु की मांग को पुनर्जीवित किया, जब भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजा गया था। पृथक राज्य की मांग के कारण भाषाई कारक हिंदी को देश की साझा भाषा बनाने का विचार पेरियार को स्वीकार्य नहीं था, जिन्होंने इसे तमिलों को उत्तर भारतीयों के अधीनस्थ बनाने के प्रयास के रूप में देखा, और इस भावना ने अलग द्रविड़ नाडु पर जोर दिया। वे शिक्षा में हिंदी के प्रवेश का विरोध करते रहे। राजनीतिक कारक राज्य की स्वायत्ता तमिलनाडु में राजनीतिक दलों के शीर्ष राजनीतिक एजेंडे में से एक रही है, जहां उनके चुनाव घोषणा पत्र संघवाद के संदर्भ से शुरू होते हैं। पार्टियों ने तमिल फिल्म निर्माण के माध्यम से अपने विचारों के प्रचार का एक अनूठा माध्यम इस्तेमाल किया। आर्थिक कारक आर्थिक दृष्टिकोण से उनका तर्क यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की तुलना में उन्हें अपर्याप्त लाभ प्राप्त होता है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 8.8% का योगदान करती है। जनसांख्यिकीय कारक उत्तरी राज्यों में दक्षिणी राज्यों की तुलना में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है। जनसंख्या एक कारक है जिसके आधार पर वित्त आयोग के हस्तांतरण और लोकसभा सीटों का राज्यवार वितरण निर्धारित होता है। इस पर नियंत्रण के लिए संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2026 तक के लिए लोकसभा सीटों को स्थिर रखा गया है। इस संदर्भ में जनसांख्यिकीय विचलन ने उपराष्ट्रवाद की उत्पत्ति को प्रेरित किया है। तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों को भारत की संसद में पर्याप्त सीट हिस्सेदारी को लेकर एक आशंका थी, जिसने अलगावादी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाया। पृथक मांग के साथ संबद्ध चुनौतियां। समस्याओं का पांडोरा बॉक्स। एक राज्य की स्वायत्ता अन्य राज्यों के लिए समस्याओं का पांडोरा बॉक्स खोल देगी, जो प्रभावी शासन और राष्ट्रवाद की भावना को प्रभावित करेगी। संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध भारत परिसंघ या फेडरेशन के बजाय अविनाशी राज्यों का संघ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार राज्य की स्वायत्ता की मांग संविधान के विरुद्ध है। आगे की राह। प्रभावकारी अखिल भारतीय सेवा। एक केंद्रीकृत स्थायी इकाई होने के रूप में अखिल भारतीय सेवाएं कल्याणकारी नीतियों, विकास योजनाओं की अभिकल्पना एवं प्रवर्तन के लिए और जमीनी स्तर पर सरकारी मशीनरी के कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए भारत की बुनियादी प्रशासनिक प्रणाली का निर्माण करती हैं। प्रभावकारी अखिल भारतीय सेवा न केवल पूरे देश में प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करेगी, बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में अखंडता का संदेश भी फैलाएगी। सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इस आधार पर कि मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने से सभी शासी निकायों को आगे आने और साझा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नागरिक समस्याओं को हल करने में सहयोग हेतु मार्गदर्शन प्राप्त होगा। केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि राज्यों का आर्थिक उदारीकरण और विकास योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है तो अलगावादी प्रवृत्तियां स्वतः नियंत्रित हो जाएंगी। समग्र संस्कृति को बढ़ावा देना। त्रिभाषा सूत्र को समावेशी तरीके से लागू किया जा सकता है, जबकि भारत की सभी भाषाओं को एक समान मान्यता दी जा सकती है। एकता की भावना को विकसित करने के लिए भारत के सभी भागों में अतुल्य भारत कार्यक्रम
इनक्रेडिबल इंडिया प्रोग्राम को सच्ची भावना से प्रोत्साहित किया जा सकता है। अंतर्राज्य परिषद को सशक्त बनाना। क्षेत्रीय समस्याओं के संज्ञान और अंतर्राज्य परिषद में उनके समाधान को सच्ची भावना से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नदी के जल के बंटवारे को लेकर सबसे गंभीर झड़पें हुई हैं, जहां हर राज्य का लक्ष्य अपने हिस्से को अधिकतम करना है। इस तरह के मुद्दों को सहकारी तरीके से संबोधित किया जा सकता है। अभ्यास प्रश्न, आपके अनुसार राज्य की स्वायत्ता की मांग ने भारत में संघवाद की प्रकृति को कहां तक आकार दिया है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण दीजिए। Cause I've been living life right like I could just die any minute.